Hello children, how are you? I hope you all are very fine. Children, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि किस तरह से जो यूरोप था, जर्मनी थी, यूनाइटेड नेशन की भावना जागृत हो रही थी। लोग क्रांतियां कर रहे थे कि हम अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना लें और उसके लिए बहुत प्रयास हो रहे थे। लेकिन 1848 में तक जितने भी लोग इस भावना के साथ आगे बढ़े कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए, वो बाद में अपने स्वार्थ सिद्ध करते हुए और इस भावना को एक जो नेशन की भावना थी, यूनाइट नेशन की भावना थी, उसको उन्होंने अपने स्वार्थों के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उपयोग किया। तो अब हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली का निर्माण अब किस तरह से हुआ देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें दिया गया कि जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशनल? क्या कोई आर्मी जो है किसी नेशनल के लिए, किसी राष्ट्र के लिए एक आर्किटेक्ट हो सकती है क्या? तो इसका आंसर हम, ये इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं आपके लिए, मैंने छांटे हुए हैं, तो इनको आपको नोट करना है। तो लेट्स सी। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। 1848 तक जो यूरोप था वह नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ आगे बढ़ा। जानते हैं कि जो पढ़े लिखे थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, वो सभी चाहते थे कि एक नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी का देश यूरोप बन जाए। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। तो अब ये जो लिबरलिज्म की भावना चल रही थी, ये इसने एक नेशन को बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लोगों के मन में ये भावना जागृत की थी कि अब लिबरल नेशन बनना चाहिए। लेकिन जो मोनार्की और मिलिट्री के पावर्स थे, उन्होंने मिलकर के इस रेवोल्यूशन को, इस तरह की भावना को दबाया। और लेकिन प्रूशिया के जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने इस फीलिंग को काफ़ी सपोर्ट किया और बाद में जो उन्होंने इस मूवमेंट की लीडरशिप संभाली। 3 वार्स overseen years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। अब इसके बाद जो प्रूशिया के जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने जब मूवमेंट की कमान को संभाल लिया, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब यूनाइट नेशन बनना चाहिए। और फिर उसके एकदम से तो बन नहीं जाता, क्योंकि उस समय जो जर्मनी था छोटे छोटे अलग अलग भागों में बटा हुआ था और सभी अपना अपना उसमें कब्जा कर कर रखे हुए थे। तो फिर उन्होंने युद्ध किए। तो पहले ऑस्ट्रिया के साथ हुआ, फिर उसे जीता, फिर डेनमार्क के साथ हुआ, फिर फ्रांस के साथ हुआ। तो इस तरह से लगभग 7 सालों में वो सक्सेस हो पाए जो है इन राष्ट्रों को जर्मनी में मिलाने में। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। और इसके बाद ये जो नेशन स्टेट थे, ये एक साथ हो गए, प्रूशियन स्टेट पावर में मिल गए। जर्मनी के जो ये वाले जो स्टेट्स हैं, ये सारे जर्मनी में मिक्स हो गए। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। अब जब न्यू स्टेट बन गए तो इन्होंने फिर नया तरीके से अपना सिस्टम चालू किया। न्यू करेंसी लाए, बैंकिंग सिस्टम लाए, लीगल जुडिशियल सिस्टम लाए, ये सारा उन्होंने जर्मनी में चेंज किया। अब देखते हैं इटली यूनिफाइड। अब जैसे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, अब इटली का भी उसी तरह से हुआ। तो देखिए, लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे जैसे जर्मनी, जिस तरह से जर्मनी में बहुत सारे रेवोल्यूशंस के बाद धीरे धीरे करके एक नेशन की इस भावना जो थी, एक नेशन का जो सपना था, वो साकार हो पाया। उसी तरह से ये जो फ्रेगनेंस थी, ये कहाँ पहुँची, पॉलिटिकल फ्रेगनेंस, ये इटली में भी हुई। अब इटली जो थी वो भी कई राष्ट्रों में बटा हुआ था और सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपने अपने तरीके से रह रहे थे। इटालियन वन स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टीज, स्टेट्स एज वेल एज द मल्टी नेशनल
हब्सबर्ग एम्पायर। जैसे कि मैंने बताया कि सभी डायनेमिक स्टेट्स थे और मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर में बटे हुए थे, फैला हुआ था इटालियन एम्पायर पूरा। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। अब जो इटालियन लैंग्वेज थी वह कॉमन फॉर्म में नहीं थी और जो रीजनल और बहुत सारे लोकल वेरिएशंस थे सब लोग उसको अपनाए हुए थे, कॉमन लैंग्वेज नहीं थी इटालियन। गिसिसिपी मैज़ेनी हैड शाउट टू पुट टुगेदर आ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। अब एक नाम आता है गिसिसिपी मैज़ेनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो हमारा इटली है अब ये इटालियन यूनिटरी रिपब्लिक बना दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने कोहेरेंट प्रोग्राम किया। यंग इटली फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ हिज गोल, और जो उन्होंने एक गुप्त रूप से उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसका यंग इटली उन्होंने नाम भी दिया। वो उन्होंने ये किया कि अब जो इटली है वो भी अब यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक होना। द फेलर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन्ड दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सेडिनिया पीडमोंट अंडर its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। अब देखिए रेवोल्यूशनरीज जो थे 1831 से 1848 तक बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए और उनको धीरे धीरे करके उनको दबा दिया गया। विक्टर एम्यूनल सेकेंड वहाँ के राजा बन चुके थे है ना, टू और इटालियन स्टेट्स को अब वो वार के थ्रू उन्होंने शुरू कर दिया कि अब हम वार के थ्रू इटालियन स्टेट्स जो उनको एक करेंगे, एक नेशन बनाएंगे। इटली ऑफर्ड देम टू पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इटली जो थी उन्होंने पहले ऑफ़र भी किया कि हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देंगे सारे राष्ट्रों को, सबको, और इस तरह से वो वार के थ्रू उन पर कब्जे करने लगे और धीरे धीरे उनको विश्वास में लेते चले गए कि हम आपकी तरक्की करेंगे। इटली वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। अब जो इटली था वो ना तो रेवोल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेट था। इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were high remained blissfully unaware of liberal nationalist आइडियोलॉजी। अब ये जो नेशनलिस्ट की भावना थी, डेमोक्रेटिक की भावना थी, ये चल रही थी, जो था वार के थ्रू इनको कब्जे में किया जाता। उसके बाद भी जो इलिटरेट पीपल थे वो इस भावना से अनभिज्ञ थे, वो नहीं जानते थे कि ये नेशनलिस्ट लिबरल आइडियोलॉजी क्या था। वार के थ्रू जो इटली थी उसे भी एक नेशन बनाया गया। अब जर्मनी और इटली दोनों ही केसेस में यह देखा गया कि इसमें जो सेनाएं थी वो सेनाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। सेनाओं के हेल्प से ही ये जो राष्ट्र थे ये एक बनाए गए। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का भी कुछ स्ट्रेंज केस है, बहुत ही अजीब केस है, देखते हैं क्या है। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। अब जो नेशन स्टेट था उसका जो मॉडल था वो कुछ स्कॉलर्स उसके लिए बहस कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन में और चाहते थे कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक नेशन बने। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। और यह ऐसे ग्रेट ब्रिटेन को एक नेशन बनाने की जो भावना थी और जो प्रोसेस थी वो एकदम से नहीं हो गई। यह बहुत लंबी प्रोसेस चली, बहुत समय से ये प्रयास चल रहे थे। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक ब्रिटिश नेशन जो था वो नहीं था। उस वक्त में ब्रिटिश नेशन जो था उसकी कोई परिकल्पना नहीं थी कि एक राष्ट्र होगा। United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influences on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. Ireland was forcibly इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1804। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का जो सपना था उसे साकार करने में वो लगे हुए थे और इसके लिए उन्होंने पहले तो स्कॉटलैंड पर कब्जा किया, उस पर भी वही सेना की मदद से उन्होंने कब्जा किया और वहाँ पर जितना भी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंट्रोल था उसे किया।
फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जितने भी पार्लियामेंट में ब्रिटिश मेंबर्स थे, इंग्लिश मेंबर्स थे, उनको भी उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इरीलैंड था, यूनाइटेड किंगडम में फाइनली 1804 में मिला लिया गया इरीलैंड को भी इसी तरह। तो सेनाओं की मदद लेकर के ही वो ये काम कर रहे थे कि जो बटे हुए राज थे, स्कॉटलैंड था उसे भी उन्होंने, फिर इरीलैंड था उसे भी उन्होंने फोर्सफुली अपने यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया। 1801 में उन्होंने इरीलैंड को भी शामिल कर लिया। जो यूनाइटेड किंगडम था इसने अपने राष्ट्र में स्कॉटलैंड को, इरीलैंड को और बाकी सारे राष्ट्रों को शामिल किया। तो ये वाली जो सेनाओं को भेज करके और किसी एक पार्टी की मदद करना, ये शुरू से ही जो ब्रिटेन के लोग थे वो शुरू से ही करते चले आ रहे थे। तो ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ऑन दिस नेशन। और इसके बाद जब उन्होंने इन सारे देशों को, इन सारे राष्ट्रों को जीत लिया, तो फिर उन्होंने एक ब्रिटिश फ्लैग बना दिया, नेशनल एंथम बना दिया, इंग्लिश को ही नेशनल लैंग्वेज बना दिया, और इस तरह से उन्होंने जो अपना एक छत्र राज्य था, एक उसे यूनाइटेड ब्रिटेन के नाम से स्थापित कर लिया, और बाकी जितने भी थे वो उसके सबऑर्डिनेट पार्टनर्स के रूप में करने लगे। अब देखिए, ये जो एक राष्ट्र बनाने की जितनी भी भावना, चाहे इटली में देखें आप, चाहे जर्मनी में देखें, चाहे आप ब्रिटेन में देखें, ये सारी फोर्सफुली की गई। विजुअलाइजिंग द नेशन, वाइल इट वॉज ईजी enough to represent a ruler through a portrait or a statue, in other words, they represented a country as if were a person. Nations were then portrayed as a female figure. The female figures became an allegory of the nation. Christianed Mariana, a popular Christian name, which underlined the idea of people's nation. अब देखिए, किसी राजा का राज हो तो उसे एक मूर्त रूप देना सरल होता है, एक फ़ोटो वोटो लगा दी जाए, लेकिन नेशन को मूर्त रूप देना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत विचार किया, और विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट किस तरह से करें, एक पर्सन के रूप में किया जाए। और पर्सन को किस तरह से उन्होंने डिसाइड किया, पहले भी हम देख चुके हैं कि फ़ीमेल फिगर को उन्होंने डिसाइड किया था, तो उन्होंने बाद में भी एक फ़ीमेल फिगर को पोर्ट्रेट के रूप में डिसाइड किया, एक नेशन को शो करने के लिए। और उस वक्त में जो क्रिश्चियन मैरियाना थी वह बहुत ज़्यादा फेमस और रिस्पेक्टफुल नाम था, तो उन्होंने उसे ही जो था वो एक पोर्ट्रेट फीमेल फिगर को एक नेशन के रूप में उन्होंने निश्चित कर दिया, जो कि लोगों के बीच में एक नेशन की भावना को जागृत करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसने रोल निभाया। और ये जो पोर्ट्रेट थे सारे चौराहों पर लगाए गए ताकि लोगों के अंदर एक नेशन की भावना जो है वो बहुत तेज़ी से फैले। नाउ नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। By the quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the country, but became a narrow creed with limited ends. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. The Balkans was a region of geographical and ethnic variations. One by one, its European subjects nationalists broke away from its control and declared independence. The Balkan area became an era of intense conflicts. The Balkan states were jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of each other. But the idea that society should be organized into nation states come to be accepted as natural and universal. जितने भी लोग थे वो नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्वार्थ सिद्धि में सभी लोग लग गए थे। एक के बाद एक वो क्या कर रहे थे, सभी लोग अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया एक के बाद एक। कोई भी अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, वो सब अपनी लैंग्वेज चाहते थे और वो अपना कल्चर चाहते थे। इस तरह से वो धीरे धीरे अपने आप को, ये जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी ये ब्रोक आउट हो चुकी थी, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते जा रही थी। बाल्कन एरिया जो था वो भी इनसे अछूता नहीं था, वहाँ भी यही एरा चल रहा था। अब बाल्कन स्टेट एक दूसरे से जलते थे, और एक दूसरे से जलने की वजह से
वो एक दूसरे की खींचतान में लगे रहते थे, और मतलब जैसे ही उन्हें मौका मिलता वो दूसरे के राज्य पे कब्जा करने के लिए रेडी रहते थे। लेकिन जो सोसाइटीज़ का जो आइडिया था कि नेशन स्टेट्स बनाया जाए, यह नेचुरल और यूनिवर्सल था। एक बहुत बड़े यूरोप को एक बहुत ही ज़्यादा खतरे में ले गया, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना के साथ साथ लोग अपने फ़ायदों में लगे हुए थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, और फिर कोई एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। तो ये धीरे धीरे इस तरह से क्या हुआ, राष्ट्र थे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, और इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे यूरोप को एक बहुत ही ज़्यादा खतरे में ले गए, और प्रथम विश्व युद्ध के गर्भ में जो यूरोप था वो चला गया।